हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। बेटा आज हम बात करेंगे अर्थ। अर्थ की थ्योरी तो हमने अच्छे से पढ़ी ली है। अब हम डिस्कस करेंगे अर्थ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखिए आपकी प्रैक्टिस बेटा तभी अच्छे से हो सकती है जब आप क्या करें, आप रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे, है ना। तो उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए हम, जैसे हमने यूनिवर्स में आपकी प्रैक्टिस कराई थी, उसी तरीके से हम यहाँ पर अर्थ की प्रैक्टिस भी कराएंगे। दो पार्ट में 25 के क्वेश्चंस की सीरीज होगी, ताकि कोई भी दिमाग में डाउट ना हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने से गुजर जाए, कोई भी नया क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है आसान सा, सिंपल सा क्वेश्चन है। द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड, है ना बेटा। हम सब जानते हैं अर्थ में बेटा कितनी लेयर पाई जाती है। आपका अर्थ की मोटी मोटी 3 लेयर है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है बेटा उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। बीच वाली लेयर को बेटा हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। और सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? कोर। तो बाहर की लेयर क्रस्ट, बीच की मेंटल और अंदर की कोर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो हो जाएगी बेटा क्रस्ट। और इनर मोस्ट लेयर पूछेगा तो कोर। बीच की लेयर अगर आपसे गलती से पूछ देता है तो मेंटल, इसे याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बता सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्रस्ट। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। किससे मिलकर बना होता है क्रस्ट? क्रस्ट बेटा, क्रस्ट बना होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। ठीक है, ठीक है। किसका बना होता है? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है। और मेंटल की बात करें तो वो सिलिकॉन और मैग्नीज का बना होता है। ठीक, कोर निकिल और आयरन का होता है। किसका होता है? निकिल और आयरन। तो इस तरह से आपका बना है क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है बेटा? व्हाट लेयर लाई डायरेक्टली बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, है ना। भैया अर्थ क्रस्ट के बाद अगला जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, एथेनोस्फीयर। तो बेटा अगर यहां पर हम बात करते हैं तो अर्थ के जस्ट बाद आपका होता है क्या? मेंटल, है ना। अभी मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और ज्यादा इन्होंने तगड़ा कर दिया। देखो अगर ये अर्थ है ना, अर्थ में से हमने एक पार्ट सेंटर से खींच के ऐसा केक की तरह बाहर निकाल लिया, है ना। तो यहाँ पर ऐसा इसका आपकी अर्थ की लेयर हो जाती है। सबसे बाहर होता है क्रस्ट। क्या होता है? क्रस्ट। फिर मेंटल के दो हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, है ना। ठीक। और कोर के हिस्से आउटर कोर और इनर कोर। तो क्रस्ट के जस्ट बाद होता है मेंटल। कौन सा मेंटल? अपर मेंटल, है ना। आप इसे बोल सकते हो, लेकिन ऐसा अपर और लोअर दिया नहीं है तो अंतर मेंटल हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है। मेंटल किससे मिलकर बना बेटा? सिलिकॉन और मैग्नीज से। ठीक है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जितना आप इसे ध्यान रखोगे आपके पेपर के क्वेश्चन बनते चले जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारा है द अर्थ कोर इज प्राइमरी मेड ऑफ। अर्थ का जो कोर है, जो सेंटर का एरिया है, वो मेनली किस चीज से मिलके बना है ना। तो अगर हम अर्थ के कोर की बात करते हैं, है ना, अर्थ का जो कोर होता है वो आपका बेटा किससे बना है? निकिल और आयरन से। बेटा किससे मिलके बना है? निकिल और आयरन से। इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो अर्थ का जो कोर है वो निकिल और आयरन से मिलकर बना है। ठीक है। अर्थ का में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, क्लियर है? बी। आप, आई होप कि आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, है ना। अर्थ की सबसे मोटी लेयर कौन सी है? सबसे मोटी लेयर कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल की कोर? बताइए, आउटर कोर कि इनर कोर? ठीक है। अर्थ की 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। क्रस्ट अर्थ की सबसे ऊपर लेयर है। ठीक है। मेंटल बीच की लेयर है
और कोर सबसे अंदर की लेयर है। ठीक है, अर्थ के कोर को दो हिस्से में बांट सकते हैं, आउटर और इनर कोर। और इसमें अगर थिकेस्ट लेयर की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर तीनों में सबसे थिकेस्ट लेयर है मेंटल। मेंटल सबसे चौड़ा पार्ट होता है, सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा डिफरेंस इन्हीं में होता है। तो अर्थ की सबसे मोटी परत कौन सी कहलाती है? मेंटल। ठीक है, क्लियर है? चलो, विच लेयर इज इन मोल्टेन स्टेट? भाई कौन सी लेयर होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है? ठीक है, तो भैया अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो तो सॉलिड होता है। मेंटल भी ऑलमोस्ट सॉलिड ही होता है। कोर की अगर हम बात करें तो कोर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, इनर और आउटर। इनर कोर कैसा होता है? सॉलिड। और आउटर कोर कैसा होता है? लिक्विड। तो बेटा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आउटर कोर, है ना। आउटर कोर में नॉर्मली किस फॉर्म में होता है? लिक्विड में। और इनर कोर बेटा कैसा होता है? सॉलिड में, है ना। अब ये सारी चीजें मुझे कैसे पता है? भाई रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च पेपर को पढ़ा तो पता चला, है ना, और वो पब्लिश हुआ है। ठीक है, हम अंदर तो जा नहीं सकते। भाई हम अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा कितना गए? 100 किलोमीटर, इससे ज्यादा नीचे गए नहीं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो अर्थ के अंदर मैक्स टू मैक्स हम कितना नीचे गए? 100 किलोमीटर, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, द अर्थ क्रस्ट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, है ना। अर्थ की जो क्रस्ट होती है, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा है हमारा, अर्थ की जो क्रस्ट है, बाहर की लेयर है, वो किस चीज से मिलकर बनी है? सिलिकेट रॉक, मेटेलिक एलिमेंट, गैसेस या लिक्विड मैग्मा? तो बेटा आपका जो क्रस्ट है वो बना है आपका किससे? वो बना है आपका सिलिकेट रॉक से, है ना। भाई अर्थ का जो आउटर लेयर है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। भाई सिलिकेट का ही हिस्सा है, तो आप इसे लिख सकते हैं। मेटेलिक एलिमेंट्स कम है, सिलिकॉन ज्यादा है, तो सिलिकॉन क्या है आपका? मेटेलिक नहीं आता है, सिलिकॉन आता है आपका मेटलॉइड्स में, तो मेटेलिक एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। और गैस भी नहीं है भाई, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है, तो अपने आप ही आप रिजेक्शन मेथड लगाओगे बेटा, तुरंत आंसर आ जाएगा। जितनी चीजें हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली आप करते चले जाओ। बहुत ज्यादा इसमें इफ एंड बट्स की चीजें नहीं है। ठीक है, What is the term for the solid part of the upper mantle and crust together? है ना भैया, जो आपका अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है, अपर मेंटल और क्रस्ट, है ना, जो क्रस्ट होती है ना, क्रस्ट, और ये जो अपर मेंटल है ना, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा? ठीक, एथेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो हमारे चारों तरफ की जो गैसेस का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर का है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिथोस्फीयर, है ना। और लिथोस्फीयर के नीचे बेटा क्या पाया जाता है? एथोनोस्फीयर। ठीक है, एथोनोस्फीयर वो लिक्विड पार्ट है जिसपे सारी चीजें फ्लोट कर रही है, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे अंदर की लेयर कौन सा है? बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी इतनी देर से बता ही रहा हूं। ठीक है, सबसे अंदर की लेयर है इनर कोर, सबसे बाहर की क्या है? क्रस्ट, बीच की क्या है? मेंटल, है ना। तो इस तरह से देखा जाए सबसे अंदर की लेयर बेटा कौन सी है? इनर कोर। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द लेयर ऑफ द अर्थ वेयर टेक्टोनिक प्लेट फ्लोट्स, है ना, वो लेयर जिसके ऊपर सारी टेक्टोनिक प्लेट क्या करती है बेटा? फ्लोट करती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, एथोनोस्फीयर, क्रस्ट की मेंटल, है ना। तो भैया सारे के सारी जितनी भी प्लेट्स हैं जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट और ओशियंस रखे हुए हैं, वो बेटा किसके ऊपर फ्लोट कर रही है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एथोनोस्फीयर। मैंने बताया ना, लिथोस्फीयर सॉलिड पार्ट है, क्रस्ट और अपर मेंटल, उसके नीचे आपका आता है एथोनोस्फीयर, जिस पर सारी प्लेटें फ्लोट कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं बेटा एथोनोस्फीयर। ठीक, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। विच लेयर जनरेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? भैया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की मेन वजह है क्या? मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि कहलाते हैं निकिल और आयरन। निकिल और आयरन आपके दो मैग्नेटिक मटेरियल हैं
जिसे आप फेरस भी बोलते हो। ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ के कोर में, है ना। तो भैया इनर कोर और आउटर कोर, तो इनर कोर में बात करेंगे क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जब ये होते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं, ज्यादा मैग्नेटिक जनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो टेक्टोनिक प्लेट्स, जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, जितनी भी प्लेट्स होती है वो किस वजह से मूव करती है? कन्वेक्शन करंट जो होती है किस पर की कन्वेक्शन करंट की वजह से मूव करती है? तो कन्वेक्शन करंट कहाँ होती है? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो बेटा ये होती है मेंटल में। मेंटल दो हिस्सों में डिवाइड होता है, अपर एंड लोअर। लोअर मेंटल की बात करते हैं तो उसी में ही होता है एथोनोस्फीयर, और अपर मेंटल होता है लिथोस्फीयर, वो तो सॉलिड पार्ट होता है। और सारा का सारा प्लेट फ्लोट कहाँ करती है? कन्वेक्शन करंट्स कहाँ होती है? वो आपकी होती है लोअर मेंटल में। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ओके। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। विच बाउंड्री फॉर्म व्हेन टू प्लेट मूव अपार्ट, है ना। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट बेटा एक दूसरे से दूर जाती है तो किस तरह की बाउंड्री बनती है? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म की ऑब्लिक। बहुत अच्छा सा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, जब दो प्लेटों का मोशन तीन तरह का होता है, हम जानते हैं, है ना। कन्वर्जेंट प्लेट जो एक दूसरे की तरफ आती है, डाइवर्जेंट प्लेट जो एक दूसरे से दूर जाती है ना। और ट्रांसफॉर्म प्लेट वो होती है जो आपका थर्ड डायमेंशन में मोशन करती है, एक आपकी तरफ आ रही है, एक मेरी तरफ आ रही है, कुछ इस तरह से, एक आपकी तरफ बढ़ी, एक मेरी तरफ बढ़ी, है ना। तो प्लेटों का मोशन आपका तीन तरह का होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म मोशन। कन्वर्जेंट प्लेट्स वो होती है जब आपस में मिलती है, ठीक है, जब एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जा रही है। ये किस तरह की प्लेट है बेटा? कन्वर्जेंट। ये किस तरह की बेटा? डाइवर्जेंट। और ये किस तरह की प्लेट है बेटा? ट्रांसफॉर्म प्लेट। किस तरह की बेटा? ट्रांसफॉर्म प्लेट, है ना। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की से दूर जा रही हैं तो वो कौन सी कहला रही है? डाइवर्जेंट। जो एक दूसरे की तरफ आ रही है वो कौन सी? कन्वर्जेंट। बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है, बी। ठीक है, तो प्लेट के मोशंस आपके तीन तरह के होते हैं, इसे ध्यान रखना है आपको। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैन एंड्रियास फॉल्ट, है ना भाई। ये आपकी जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है, ये किससे बनती है? देखो आपकी कन्वर्जन प्लेट जो होती है, जब प्लेटें दोनों एक दूसरे से दूर जा रही होती है बेटा, इससे आपकी बनती है क्या? वैलीज, है ना। जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है ना, तो आके टकराती है, तो इससे आता है आपका अर्थक्वेक। ठीक है, वैलीज यहाँ पे बनती है, न्यू सरफेस बनती है। ठीक है, ये सब यहाँ पे तैयार हो रहा है, स्ट्रक्चर्स न्यू फॉर्म होते हैं। यहाँ पे क्या है? दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो माउंटेन्स बनती है, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, और क्या बनता है? माउंटेन। किस तरह की माउंटेन्स बेटा? फोल्ड माउंटेन बनती है। और जब दो प्लेटें ट्रांसफॉर्म मोशन करती हैं, ट्रांसफॉर्म मोशन देखो, एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। और ट्रांसफॉर्म मोशन क्या है बेटा? एक प्लेट आपकी तरफ मूव करी, एक मेरी तरफ। सामने से कुछ दिखेगा नहीं, तो इसका टॉप व्यू देखेंगे। आपको लगता है पेपर में, बुक्स में लिखा होता है एक ऊपर जा रही है, नीचे। ट्रांसफॉर्म प्लेट का मोशन ऐसा होता है, थर्ड डायरेक्शन, एक आपकी तरफ, एक मेरी तरफ। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट जब मूव करती है, फ्रिक्शन करते हुए एक आपकी तरफ, एक मेरी तरफ, ऐसे बढ़ती है। और जब इनका फ्रिक्शन होता है ना, तो इन फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर दरारें पड़ती है, और इन दरारों को बोलते हैं बेटा क्या? फॉल्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा? फॉल्ट्स। और इसी में आती है दुनिया की सबसे बड़ी फॉल्ट, ये सैन एंड्रियास फॉल्ट। कहां पर है? यूएसए में, बिगेस्ट फॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और ये किस तरह की प्लेट से बनती है बेटा? ट्रांसफॉर्म प्लेट। बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आप इसे आंसर लगाते जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ वन टेक्टोनिक प्लेट सिंकिंग अंडर अंडर अनदर प्लेट इज कॉल्ड, है ना। देखो, एक टेक्टोनिक प्लेट के अंदर दूसरे का सबडक्शन होता है। क्या होता है? सबडक्शन। ऐसे नीचे अंदर जाती है, बोलते हैं सबडक्शन, है ना। अपलिफ्टमेंट, कंप्रेशन, डाइवर्जेंस नहीं होता है। क्या होता है? सबडक्शन। जब एक प्लेट ऊपर की तरफ, दूसरी प्लेट अंदर की तरफ नीचे जाती है, इसे बोलते हैं सबडक्शन, है ना। ऐसे अंदर जा रही है ना, प्लेट अंदर जा रही है धीरे धीरे, इसमें बेटा क्या बोल रहे हैं? तो बोलते हैं सबडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? सबडक्शन। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? सबडक्शन। ठीक।
चलो तो आंसर हो जाएगा बेटा क्या ए। ठीक, आई होप कि आपको मेरे सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा दूंगा। चलो, माउंटेन्स आर टिपिकली फॉर्म बाय, ठीक है अभी बताया। ठीक है, कन्वर्जन प्लेट्स की वजह से क्या होता है, दो प्लेट आके टकराती है, अर्थक्वेक आता है, एक प्लेट भारी नीचे जाती है, हल्की प्लेट ऊपर आती है ना, तो सबडक्शन जोन बनता है, फोल्डिंग होती है ना। तो भैया कन्वर्जन प्लेट क्या बनाती है, माउंटेन्स। किस तरह के माउंटेन्स होते हैं, बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स। दुनिया के बड़े बड़े जितने भी माउंटेन्स है, चाहे आपका एंडीज हो, रॉकीज हो, हिमालय हो, जितने भी माउंटेन्स आपको मिलेंगे फोल्ड, वो सब कन्वर्जन प्लेट की वजह से तैयार होते हैं। आंसर क्या हो गया बेटा, बी। फॉल्स किससे बनते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अर्थक्वेक आर प्राइमरीली कॉज्ड बाय, जितने भी भूकंप होते हैं, भूकंप इनमें से किसके कारण उत्पन्न होते हैं। भूकंप आने का मुख्य कारण क्या होता है, तो भैया ह्यूमन एक्टिविटीज, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, वेदर कंडीशन, ओशन करंट। तो देखो ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती है और जो नेचुरल अर्थक्वेक आते हैं, है ना, नेचुरल अर्थक्वेक आते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज की जरूरत है। जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती है तो उससे आते हैं, है ना। तो लगातार भूकंप आते हैं ज्यादातर किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, प्राइमरीली पूछ लिया है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी बेटा आते हैं, है ना। कहीं आप गए चट्टान खोद लो, तो क्या हुआ, भूकंप आ गया। कहीं विस्फोट मार दिया तो उससे भी भूकंप आ जाता है। क्यों, क्योंकि बाहर से आपने उसे एक्टिव कर दिया। तो ह्यूमन एक्टिविटीज भी अर्थक्वेक लाती है, लेकिन ये माइनर है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज में ये चीजें बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटीज, प्लेट के मूवमेंट्स लगातार होते रहते हैं, हर बार टाइम, इस टाइम भी हो रहा है। ठीक है, तो अर्थक्वेक मेजरली टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज की वजह से आता है। ठीक है, हाँ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड, है ना, अर्थ के अंदर वो पॉइंट, है ना, अर्थ के अंदर वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन करता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है आपका हाइपोसेंटर, है ना। क्या कहलाता है बेटा, हाइपोसेंटर या फिर फोकस। और क्या कहलाता है बेटा, फोकस। अब यही जब सरफेस पे आके परपेंडिकुलर लड़ता है तो ये पॉइंट क्या कहलाता है बेटा, ये पॉइंट कहलाता है आपका एपी सेंटर। याद रखिए एपी सेंटर क्या होता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर वो पॉइंट जहां पर अर्थक्वेक सबसे पहले महसूस हुआ है, और अर्थ के अंदर वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, क्या कहलाता है, हाइपोसेंटर या फिर फोकस। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल है। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान और बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 18, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। भैया अर्थक्वेक को नापने के लिए आप क्या यूज करते हो, ठीक है, बैरोमीटर तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज होता है ना। सेस्मोमीटर, सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ अर्थक्वेक को बताता है कि आएगा कि नहीं आएगा। थर्मोमीटर बेटा क्या करता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर नाप देता है। क्या नाप देता है बेटा, टेम्परेचर। एनीमोमीटर जो होता है विंड की वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है बेटा, विंड की वेलोसिटी। विंड की वेलोसिटी बताने का काम कौन करता है, एनीमोमीटर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A volcanic eruption is most likely to occur at, ज्यादातर जितने भी वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वो ज्यादातर कहां पर होते हैं, डाइवर्जन बाउंड्री, कन्वर्जन बाउंड्रीज, हॉटस्पॉट, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया इसमें अगर हम बात करते हैं तो वॉल्केनिक इरप्शन इनमें से सारी जगहों पर होते हैं, है ना। यहाँ पे हॉटस्पॉट एक्टिविटीज होती है, वहां पर भी, कन्वर्जन बाउंड्रीज में भी, डाइवर्जन बाउंड्रीज। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन इनमें से किसी भी एरियाज में डेवलप हो सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब चलते हैं आगे। रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, है ना, ये आपका पैसिफिक ओशन के अंदर एक पूरा एरिया है ऐसा जो रिंग के जैसा बनता है ना। कहां पर, पैसिफिक ओशन में, है ना। इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या रशिया, और ये एशिया के छोटे छोटे आइलैंड्स। और ये बेसिकली इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए फेमस एरिया है, ध्यान रखिएगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, फायर मतलब आग, वॉल्केनिक एक्टिविटीज जनरेट होती है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बेटा हम जब भी बात करते हैं, सीधे सीधे आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज, इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटीज ध्यान रखनी है, इसको ध्यान रखना है ना। तो बी आंसर हो गया इसका।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो अर्थ की सरफेस के सबसे करीब है। तो एटमॉस्फेयर की बेटा 5 लेयर होती है, नीचे शुरू करो, सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, है ना। फिर दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर। तो सबसे दूर कौन सी है? एक्सोस्फेयर। सबसे करीब कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ट्रोपोस्फेयर। ह्यूमन एक्टिविटीज सब किस लेयर में होती है? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, जितने भी वेदरिंग फिनोमिना होते हैं वो भी कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 है, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी है? बेटा जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। है अभी हूँ, नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 71%। कितने परसेंट है बेटा? 71। तो याद रखिएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है? आपका नाइट्रोजन, है ना। एक दिन में आपका कोई चीज नहीं बनी है, ठीक है, धीरे धीरे ये एक्टिविटीज जनरेट हुई है। आंसर क्या है बेटा? नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स, जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो क्या कहना है? कौन सी पार्ट होता है? किस एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं? तो आपके अर्थ के अंदर 3 पार्ट होते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ध्यान रखिए अर्थ में 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, दूसरा तुम्हारा होता है लिथोस्फीयर। क्या होता है बेटा? लिथोस्फीयर। और तीसरा होता है तुम्हारा एटमॉस्फेयर। तीसरा एरिया क्या बेटा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस पाई जा रही है उन्हें हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर जितना भी लैंड पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, वो होता है। और हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ होती है ना। और इन तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन एरिया होता है ना, इसको बेटा हम बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायो। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। तो कॉमन इंटरसेक्शन एरिया ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज बायोस्फीयर। क्लियर है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, और वाटर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर बॉडी होती है। लिथोस्फीयर क्या होता है? सारा लैंड होता है। एटमॉस्फेयर क्या है? सारे चारों तरफ की गैसेस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आता रहता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसको ध्यान करके, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर इज अप्रोक्सीमेट, है ना। हमारे अर्थ में 71% क्या है? वाटर है। कितने परसेंट वाटर है भैया? 71%। और लैंड कितना है? लैंड है आपका सिर्फ 29%। अब 71% वाटर है, लेकिन इसमें भी सिर्फ 3%, 71 का भी 3% वो है जो हम पी सकते हैं, और बस अब बेकार है। इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हमारे पास वाटर बॉडीज बहुत सारी है ना, पानी का हिस्सा बहुत है, लेकिन उसमें पीने योग्य सिर्फ 3% है, 71 का भी 3%। ठीक है, तो बी इसका बेटा क्या हो जाएगा? बी इसका हो जाएगा सही जवाब। ठीक, ओशियन करेंट्स, ओशियन के रेगुलर पीरियोडिक मोशन की वजह से उसके ऊपर जो करंट जनरेट होती है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? ओशियन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशियन करंट। अब ये ओशियन करंट जो जनरेट होती है वो किस वजह से जनरेट होती है ना। तो विंड्स, अर्थ रोटेशन, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडीज, या ऑल ऑफ द अबव, है ना। जितनी भी आपकी ओशियन करंट बेटा जनरेट हो रही है वो इनमें से किसके कारण हो रही है, वजह से जनरेट हो रही है, ये पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया तरीके से पूछा जाएगा। इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, है ना। सारा सही हो जाएगा, है ना। ऑल ऑफ द अबव इसमें बेटा सही हो जाएगा। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका डी आंसर एकदम सही है, इसे ध्यान रखिए।
ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, है ना। 25-25 के सेट बना के हम आपको आसानी से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। थ्योरी नहीं याद हो रही तो क्वेश्चन से याद कर लो, बहुत आसानी से सब हो जाएगा बेटा। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट को फिर से आगे सी से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, जय हिंद,